बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग को और आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया था। हमने ये देखा था कि कोई भी एटम किसी भी किस्म का जो बॉन्ड बनाता है वो सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के लिए बनाता है कि वो खुद जो है वो कंफर्टेबल जोन के अंदर चला जाए। इसके लिए हमने जो है केमिकल बॉन्डिंग की पहली टाइप जो थी आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक एटम जो है वो अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है, जिससे जो बॉन्ड बनता था उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते थे। लेकिन एटम के स्टेबल होने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है कि वो अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफर कर दे। इसके अलावा भी एटम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उनके मौजूद होते हैं उनको आपस में म्यूचुअली शेयर करके भी अपने आप को स्टेबल करते हैं, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कोवलेंट बॉन्डिंग को स्टडी करने से पहले जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम लिया था, ठीक है। लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है होती क्या है, बार बार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एटम के जो न्यूक्लियस है उसके बाहर जो शेल्स मौजूद होते हैं, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तकसीम है, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है न्यूक्लियस के गिर्द, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स मौजूद होते हैं, उन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम है उसको जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हमने जो है दो तरह की बॉन्डिंग पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक एटम से जो दूसरे एटम तक, ठीक है। ये थी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी बॉन्डिंग है उसका नाम है हमारे पास, जो आज हमने डिस्कस करनी है, वो है कोवलेंट बॉन्डिंग। ये बार बार मैं रिपीट सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ ताकि आपको जो है इनके दरमियान में फ़र्क समझ आ जाए। ये ना हो कि आपको कोवलेंट बॉन्डिंग तो आप पढ़ लें लेकिन आपको ये ना पता हो कि यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग हो रही है कि कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि दो एटम है, मिसाल के तौर पर एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। ये दो एटम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जो है वो अपने आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, बजाय इसके कि ये एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली इसको ट्रांसफ़र करे आखिरी शेल से। ये दोनों क्या करते हैं कि अपने जो इनके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और इनकी जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को जो है वो हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम जो है वो बुक से स्टडी करते हैं ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। अच्छा, बुक के अंदर ये पहला पैराग्राफ आपने कोवलेंट बॉन्डिंग का ये वाला नहीं करना। स्टार्ट आपने जो करना है डेफिनेशन से करना है। डेफिनेशन में आपने लिखना है अ कोवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डिंग एटम, ठीक है। और इसी को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। आपसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यही लिखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो तब बनता है जब दो बॉन्डेड जुड़ने वाले एटम जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन की जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, बार बार मैंने एक बात की है कि अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर करते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो है बॉन्डिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो वैलेंस शेल, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि सोडियम जो था, सोडियम के इन अंदर वाले शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं, इसके अंदर 8 है, इन दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बॉन्डिंग के अंदर। ये जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन थे ना, सिर्फ इन्होंने ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा जो है वो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब कहते हैं व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, कहते हैं जब दो एटम बॉन्डिंग के लिए, जब दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, दे अंडरगो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन देयर एनर्जी, तो उनकी एनर्जी के अंदर जो है वो अहम तब्दीलियां आती हैं। द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, का मतलब होता है असर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। तो कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन, एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स के असर के अंदर
अंदर आ जाते हैं। दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये एक नई किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कशिश की फोर्स होती है, एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी, और यही जो है जिम्मेदार होती है जिससे एटम जो है अपनी एनर्जी को लोअर करता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको ट्रांसलेशन तो बता दी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, हमने ये बात की है जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं, दो एटम जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपनी आखिरी शेल से। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर ही क्यों करता है, शेयर क्यों करता है। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि वो शेयरिंग सिर्फ इस वजह से करता है ताकि वो क्या हो सके, वो अपने आप को स्टेबल कर सके, और स्टेबल करके जो है वो एक कंफर्टेबल जो है कंफर्टेबल जोन में जा सके। ठीक है, तो इस वजह से वो शेयरिंग करते हैं। अब जब भी शेयरिंग होती, जब भी दो एटम जो है वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक एटम है और ये एक एटम है। अब ये जो बुक के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइनें लिखी हुई हैं, इसका क्या मतलब है, इसको अब हम समझते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये भी एक एटम है, ये क्या होता है कि ये जो एक एटम है ना, इसका ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, इसका ये न्यूक्लियस है। इस एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो क्या होता है, पॉजिटिव, इस एटम का जो न्यूक्लियस है ना, इस दूसरे एटम के आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, इसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये एटम इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इन रिटर्न में क्या होता है कि इस एटम का जो न्यूक्लियस है, इस दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको अपनी तरफ खींचता है। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटम ए है, एक एटम का न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और इसी तरीके से जो दूसरा एटम होता है वो भी पहले एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर आप देखें तो इसका न्यूक्लियस जो है इसकी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और जो है इसका न्यूक्लियस जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के न्यूक्लियस को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके इसी अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डोमिनेट कर जाती हैं। इसी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं, और जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो दोनों एटम जो है वो मिलकर क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और जब भी बॉन्ड बनता है तो एटम की जो एनर्जी होती है, वो सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो लो हो जाती है, और जैसे ही सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है तो एटम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है और स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाता है। यही सारा कॉन्सेप्ट था जो आपके कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर मौजूद था, जो आपकी बुक है यहाँ से यहाँ तक 4 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन किया गया था। द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। अब क्या है, आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो एक जैसे चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है वो और नेगेटिव नेगेटिव है, ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। कहते हैं जब एटम ए का न्यूक्लियस एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है, और एटम बी का जो न्यूक्लियस था एटम ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, जब ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आपस अपनी तरफ खींच रहे थे, तो एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी यहाँ पर, इसके साथ साथ इन दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन है सेम चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को परे भी धकेल रहे थे। तो यहाँ पर जो है, जैसे ही हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो तरह की यहाँ पर जो होती है ना पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब परे धकेलना, ये एक दूसरे को दूर धकेलने वाली फोर्स है, एंड विल ऑब्वियसली इंक्रीज द एनर्जी। इससे जो है वो सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। द टू एटम विल ब्रिंग देमसेल्फ इन सच अ डिस्टेंस सो दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस। कहते हैं लेकिन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेट कर जाएंगी, और जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस जो होती हैं वो सप्रेस हो जाएंगी, और एटम जो है वो टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा और बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन करनी है। जब जब दोनों एटम अपना एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है, जब ये दोनों एटम जो है वो अपना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर शेयर करेंगे तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आखिरी शेल से तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे अपने आखिरी शेल के अंदर तो बनने वाला बॉन्ड होगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यही वाली जो है यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो ट्रिपल कोवलेंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये सारी जो है ना आपने वन बाय वन यहाँ पे जो है ना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग देकर जो है ना वो कवर कर लेनी है।
अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये हमने करना कितना है, छोड़ना कितना है। सबसे पहले आपने पहला पैराग्राफ नहीं करना, जो दूसरा पैराग्राफ है इसके ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देनी है। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइन से और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को जो है वो हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर से लेकर इतना करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर फिर ये पैराग्राफ करना है। लिखा हुआ है कि जो आपस में शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन है उनको हम डॉट और क्रॉस दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे जो है वो एक्सरसाइज आ रही है, ये एक्सरसाइज हमने साथ ही कवर कर लेनी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, किस तरह के जो एलिमेंट है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं ना, इन्होंने जो मैं ट्रांसलेशन बोलूँगी उसी को नोट कर लेना है, आंसर उनका भी यही सेम ही है कि कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन द 2 नॉन मेटल एटम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कि जो कोवलेंट बॉन्ड है हमेशा जो है वो 2 नॉन मेटल एटम के दरमियान बनता है। और कैसे बनता है, शेयरिंग से बनता है, ठीक है। एक बात याद रखना, हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किसके दरमियान में बनता है, एक मेटल होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो नॉन मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। तो जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये हमेशा हमेशा जो है 2 नॉन मेटल के दरमियान में बनेगा, ठीक है। आपने ये लिखना है इसका आंसर कि कोवलेंट बॉन्ड जो है हमेशा 2 नॉन मेटल एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड, तो इसका जो आंसर है पेज नंबर 44 पे दिया गया है, आप शॉर्ट में कर लीजिएगा, मैं आपको निशान लगवा देती हूँ। अब ये जो पेज नंबर 44 है यहाँ पर जो है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान में जो है ना फ़र्क दिया गया है। तो आपने जो है यहाँ से अपनी मर्जी के कोई से 2 पॉइंट एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर लेने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की एग्जांपल्स आ रही हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैंने ऊपर लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये 2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। आगे जो है डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो जब आपने जो है बेटे ये पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझा देती हूँ, फिर मैं आपको अगेन प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगी कि आपने क्या करना है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में जैसे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, अपने आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आपस में शेयर करेंगे। इनकी शेयरिंग की वजह से जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। और इस यहाँ पर और एक बार याद रखिएगा, हमेशा आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। बार बार मैं ये बात रिपीट करें ताकि आप भी इस चीज़ को समझ लें। इसी तरीके से हमारे पास ये होता है क्लोरीन, आपको 2 क्लोरीन एटम भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जो है ना वो अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्टेट इसने कंप्लीट करना होता है 2, आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसको अपना ऑक्टेट मतलब आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आप गिन भी सकते हैं, वैसे तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। बाकी के जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो किधर है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस वजह से सिर्फ वही दिखाए हुए हैं यहाँ पर। तो इसने जो है इसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको अपना ऑक्टेट मतलब नोबल गैस के बराबर जो है कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन भी क्लोरीन के साथ जुड़कर जो है वो अपनी शेयरिंग करके जो है ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया और एक को डॉट से, सिर्फ और सिर्फ है दोनों ही जो है वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाने के लिए हमने ऐसे किया। तो जब इस तरीके से ये जुड़ते हैं तो शेयरिंग के जरिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं Cl2। Cl2 का यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पे Cl2 का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस में चीज़ें दिखाई गई हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की है। सिंगल में क्या होता है कि दो एटम जो है वो अपनी आखिरी शेल से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। डबल में क्या होता है कि दोनों जुड़ने वाले एटम जो है वो अपने आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसको स्टेबल होनी, 6 इसके पास पहले मौजूद है, तो इसको स्टेबल होने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये नोबल गैस के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से ये और ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ेगा। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से स्टेबिलिटी चाहिए दूसरे ऑक्सीजन एटम को। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो दोनों जो है, दोनों का फायदा एक ही चीज़ में है। तो दोनों क्या करते हैं, अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इनकी शेयरिंग से जो है वो O2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। अब आपने देखा कहाँ कहीं पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कहीं पे डबल बन रहा है और कहीं पे ट्रिपल बन रहा है। तो क्यों कहीं पे सिंगल, कहीं पे डबल, कहीं पे ट्रिपल बन रहा है? तो ये जो है हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमें अगर एक रोटी की भूख है तो हम एक ही रोटी खाएँगे ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए। तो एटम को अपनी स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए जितने-जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो उतनी ही कोवलेंट बॉन्डिंग से शेयरिंग करता है। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इन दोनों ने 1-1 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इनको भी 1-1 चाहिए था, तो इन्होंने क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है? 2 उन्हें चाहिए ही नहीं थे, उनको चाहिए ही 1 था। डबल में देखो यहाँ पर इसके पास 6 थे, इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए थे, तो इन्होंने यहाँ पे 2 जो है ना वो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि इनको यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की, नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ अपने आखिरी शेल से शेयर करता है। क्यों आपको पता है हर एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और स्टेबिलिटी का नाम जो है वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है, कि जितनी नोबल गैस के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उतनी आप अटेन कर लो तो आप स्टेबल हो जाओगे। तो नाइट्रोजन के अगर आप गिनते हो 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के पास जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है स्टेबल होने के लिए तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 3 अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर करके जो है वो यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की, उसकी एक्सप्लेनेशन की, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, तो सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ कट कर देना है, ये नहीं करना हमने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग की हेडिंग देकर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपने कोवलेंट बॉन्डिंग या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हेडिंग देनी है, और उसके अंदर आपने फिर नेक्स्ट आपने एग्जांपल की हेडिंग देकर ये 2 एग्जांपल उसके अंदर बना देनी है, लिख देनी है। उसके बाद आपने जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो हेडिंग देकर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और उसके अंदर ये एक आपने एग्जाम्पल लिख देनी है। फिर आपने जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, और उसके अंदर डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की ये वाली जो है एग्जाम्पल कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक जो है उसको एक्सप्लेन कर देना है। उम्मीद है आपको जो है इसकी सारी की सारी पेपर प्रेजेंटेशन की और कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अब जो है पेज 38 पे जो है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स दिया गया है कि वाटर की फॉर्मेशन के बारे में आप बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की। तो हमने इसको भी समझना है, तो 1 बाय 1 चले इसको भी समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास वाटर है। आपको पता है कि वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है H2O होता है। कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल इज formed when 2 hydrogen atoms share their electron separately with the electron of 1 oxygen atom। कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 हाइड्रोजन एटम जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, और आपको पता है जहाँ भी शेयरिंग की बात होती है तो वहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग मौजूद होती है? क्या वहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। तो एटम वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन को जो है सेपरेटली शेयर करते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम अलग-अलग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर बनता है। ये अलग हाइड्रोजन एटम है, ये अलग हाइड्रोजन एटम है। इसने अपना आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और इसने भी अपने आखिरी शेल से दूसरे हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जब दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 यहाँ से आए 7 और 8। तो इस तरीके से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको पता है जैसे भी किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पूरा कर लेता है। तो इसी वजह से जो है जो ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, इन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़कर अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके स्टेबल हो जाता है शेयरिंग से। अब इसका तो फ़ायदा समझ आ गया कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन एटम हैं इन्होंने क्यों जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया? आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास आखिरी शेल में इसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल होता है इसके पास, तो इसने भी तो स्टेबल होना है। तो इसको स्टेबल होने के लिए इसको स्टेबल होने के लिए अपनी आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, एक तो इसका खुद का होता है और एक ये जो है ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है। यहाँ पर ये देखिए, एक इसका खुद का है और एक ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर कर लिया। तो इसका क्या हो गया, इसका हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि हीलियम नोबल गैस के बराबर हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपना यहाँ पर डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर अपना इन दोनों के साथ जुड़कर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो इन रिटर्न हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के दोनों अपना अपना फायदा सोच रहे हैं और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जो है वो अपने आप को स्टेबल कर लिया और यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली। इस तरीके से वाटर का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अब नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन एन एटम ऑफ कार्बन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर ऑक्सीजन एटम। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब कार्बन एटम जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इधर और ये 2 इधर, इन 4 इलेक्ट्रॉन को जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करता है, तो तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। बार बार मैंने ये बात की कि एटम जो है वो अपने ये तीनों के तीनों एटम क्यों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना फायदा छुपा हुआ है। ये तीनों के तीनों अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो कार्बन होता है ना, इसका जो है ना बेटे एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसके पहले शेल के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके आखिरी शेल के अंदर जो होते हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने उसके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसके पहले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दूसरे शेल के अंदर जो होते हैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप देखते हो, ये जो कार्बन है 4 5 इसके पास 6 हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए बेटे, इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। इस तरीके से ऑक्सीजन को देखो तो इसके पास 6 7 8 हैं इसके पास, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, इसलिए ये एक ऑक्सीजन एटम के साथ यहाँ पर डबल शेयरिंग कर लेता है, और ये इस तरीके से। तो अब इसके आखिरी शेल में अब यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन को देखो, अगर यहाँ पर आप कार्बन को देखो तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 8 करने के लिए, नोबल गैस के बराबर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद 2 की ज़रूरत है। तो इसलिए ये अपने 2 जो इलेक्ट्रॉन है ना इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करके जो है वो यहाँ पर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ एटॉमिक नंबर 8 है, इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको मजीद कितने चाहिए, 2 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से ये कार्बन एटम जो है वो अपने चारों के चारों आखिरी शेल के अंदर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनको 2 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर लेता है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 2 लेकर, इसके 2 इसके साथ शेयर कर कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इधर से शेयर करके, और इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर डबल लाइनें दिखाई गई हैं। ये एक लाइन एक बॉन्ड को शो करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से हमारे पास नीचे जो है वो एक अमोनिया की एग्जांपल दी गई है। अमोनिया कहते हैं NH3 को, ठीक है। N नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो नाइट्रोजन भी इस तरीके से डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा, और जुड़कर जो है वो अपना इनके साथ बॉन्डिंग करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। ये 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनको जो है वो हम क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर है, ये खोल कर दिखाया गया है, ठीक है। और ये वाले सिंपल स्ट्रक्चर आपको बताए गए हैं, तो आप ये सिंपल भी कर सकते हो। मीथेन की एग्जांपल आप देखो कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जो है वो इस तरीके से इनका मॉलिक्यूल बनाएगा। रीजन कार्बन अपना जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी करना चाहता है, और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यही इसका रीजन है, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर लेने हैं। इथीन की भी यहाँ पर बताई गई है। इथीन के अंदर जो है वो डबल बॉन्डिंग शो की जा रही है। इथीन कहते हैं किसी ऐसे कंपाउंड को जिसके अंदर 2 कार्बन मौजूद होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एथ का मतलब होता है केमिस्ट्री में 2, और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इथीन में 2 कार्बन मौजूद होंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाए गए हैं, और यहाँ पर आपको बार बार मैंने ये कार्बन हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन दिखाई हुई है। इस तरीके से अपने ऑक्टेट के हिसाब से जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं। अगर 2 की जरूरत है तो 2 शेयर कर रहे हैं, 1 की जरूरत है तो 1 शेयर कर रहे हैं। केमिस्ट्री में मैथ का मतलब 1 कार्बन होता है, और ओल का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर OH ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही नजर आ रहा होगा कार्बन, तो इसलिए इसको मैथ और OH ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे मैथानोल कह रहे हैं। यहाँ पे मैथानोल के अंदर भी जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो दिखाई गई है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने इतना ही स्टडी करना था। इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक्सरसाइज जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।